मेरे दोस्तों, ईरान पर होगा हमला, इसकी संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। याद होगा कि जॉर्डन के बॉर्डर के इलाके पर अमेरिकी बेस के ऊपर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए, जो कि 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाना काफी बड़ी बात होती है। और कहा जा रहा है कि 37 से 35 बुरी तरह से घायल हुए, कई अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकाला गया है। लगभग 50 से 60 सैनिक बुरी तरह से ढीले ढूले निकाले गए हैं। ऐसे में बात आ गई है अमेरिका की नाक की। तो आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट और ईरान इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बार अमेरिका ने ईरान को ये चुपके से मैसेज भेजा है कि भैया, अगर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो आप रिटेलिएट मत करना, आप जवाबी कार्रवाई मत करना। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अमेरिका ने इस जॉर्डन के बेस पर हुए हमले के बाद कहा है, क्योंकि उसको बदला तो दिखाना है कि देखो हम अमेरिका हैं, हमने बदला ले लिया है, क्योंकि इज्जत की बात है। कई बार जब ईरान को यह मैसेज भेजा तो ईरान ने पलट कर कहा कि देखो भाई साहब, हमारी सरजमीन पर हमला होगा तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ये ईरान की इज्जत की बात है। अमेरिका अपनी इज्जत बचाते हुए भले ही कोई ना कोई प्लान कर ले, ईरान से वादा कर ले कि हम इस तरह का हमला करेंगे कि डैमेज होगा, फिजिकल डैमेज होगा, लेकिन किसी की मौत नहीं होगी, इससे हमारी जो है इज्जत बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ईरान की भी ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि अगर ईरान के एयर स्पेस को तोड़कर अमेरिका अंदर जाकर हमला करता है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है। ईरान ने भले ही कह दिया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमेरिका बदला लेकर मानेगा, जिसकी वजह से उसे ईरान पर हमला करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुद कहा है कि 1973 के बाद सबसे बुरा हाल मिडिल ईस्ट का अब हुआ है। मिडिल ईस्ट में 1973 के बाद अब जाकर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सुनिए। First, I think it's very important to note that this is an incredibly volatile time in the Middle East. I would argue that we've not seen a situation as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973, and arguably even before that. And that is the environment. उधर देखिए, अमेरिका ने पहले क्लियर नहीं बोला था कि जॉर्डन के उसके बेस पर जो हमला हुआ उसमें ईरान का रोल है, लेकिन बाइडेन ने अब क्लियर बोल दिया है कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईरान है और इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। भले ही मिडिल ईस्ट में हम नहीं चाहते कि तनाव बढ़े, लेकिन हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इससे सीधी सीधी बात निकल के सामने ये आ रही है कि ईरान खतरे में है। दूसरी तरफ ईरान का खौफ भी अमेरिका को है। अब आपको लगेगा कि मैं ईरान की तारीफ में ये बात कह रहा हूं, नहीं मेरी जान। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हम ईरान के साथ जंग, वॉर नहीं चाहते। सुन लीजिए। We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict with the regime in a military way. And as I said in the opening, we're not looking to escalate here. This attack over the weekend was escalatory. Make no mistake about it. And it requires a response. Make no mistake about that. I will not get... बड़ी समझदारी का कदम तो खुद रशिया ने उठा लिया। रशिया ने दोनों से कहा है, ईरान और अमेरिका, कि आप समझदारी से कदम उठाइए और कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे इलाके में अशांति फैले और जंग शुरू हो। उधर इजराइल की सेना अब वर्दी बदलकर, भेष बदलकर हमला कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए, जिसमें ये डॉक्टर के लिबास में, बुर्का पहने हुए, सिविलियंस के कपड़े में आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, जो कि फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर 3 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि कनाडा के मुसलमान खामोश हैं और कमज़ोर हैं। कनाडा के मुस्लिम संस्थाओं ने, सभी संस्थाओं की एक मीटिंग होने वाली थी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से, लेकिन मुस्लिम संगठन के हेड ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मीटिंग को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि कनाडा खुद इजराइल का साथ दे रहा है। देखिए। Continue to have a number of important meetings set for this afternoon. However, today, we, representing the vast majority of the Canadian Muslim leadership from coast to coast,
have officially canceled our meeting with the Prime Minister. At this moment, we no longer think it's productive to speak with this Prime Minister. As community leaders, we will continue to engage elected officials across the country. This is an unprecedented step for us. We've always engaged with our government and in our democratic process, and always agreed to meet and engage precisely. जाहिर सी बात है, सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल वॉर क्रिमिनल है। खुद अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और अमेरिका उसे पैसा दे रहा है। सुनिए। बात करें गज्जा की तो गज्जा में मौत के आंकड़े बढ़कर 26,750 हो चुके हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुआ कर रहे होंगे कि दुनिया में शांति और अमन आए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल आपको कई रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल और हमास के बीच डील होने वाली है और कई जगह हमास मना कर चुका है, हम डील नहीं करेंगे। अब आपको बता दूं कि खबर यह है इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कि अगले हफ्ते तक डील हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं हमारा ओपिनियन यह है कि डील नहीं होगी और 7 दिन में अगर डील होती भी है तो मौत के आंकड़े 26,700 पहले ही हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं 7 दिन में इजराइल कितनी तबाही मचाएगा। अब एक बीच से खुलासा निकल कर आया है, हमास और इजराइल के बीच जो बातचीत हुई है उसमें इस्माइल हानिया ने जो अपना प्रपोजल रखा है उसमें अपने फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाने की बात नहीं की है, या अगर की है तो इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है कि हम गाजा और फिलिस्तीन के कैदियों को जो हमने कैद किया उनको रिहा नहीं करेंगे। इस वजह से इस्माइल हानिया ने उनको छोड़कर बाकी सारी शर्तें रखी हैं, जैसे गाजा स्ट्रिप को दोबारा से बनाया जाए जो बर्बाद किया है, और जो ब्लॉक किया हुआ है चारों तरफ से उन तमाम ब्लॉकेज को हटाया जाए, गाजा के जो लोग गए हैं उनको वापस आने दिया जाए, तुरंत प्रभाव से गाजा पर बमबारी बंद कर दी जाए, साथ ही पूरी तरह से इजराइल के सैनिक गजा से बाहर निकल जाएं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि बाइडेन के टॉप एडवाइजर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है कैदियों के अदला बदली के लिए। उधर तुर्की में अजरबैजान की एम्बेसी के बाहर तुर्की के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वजह यह है क्योंकि अजरबैजान अभी भी इजराइल को फ्यूल और गैस और ईंधन लगातार दे रहा है। देखिए, ये तुर्की के अंदर अजरबैजान की एम्बेसी के बाहर है प्रदर्शन। Herkese merhaba. Bugün buraya soykırımcıları besleyen, onları beslemekten imtina etmeyen Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan şirketlerini teşhir etmek, onlara soykırımı beslemeyi durdurun, İsrail'i besleyen damarları kurutun çağrısı yapmak için geldik. Herkesin bildiği üzere İsrail, Siyonist oluşum, Filistin'i 48 senesinden beri işgal etmeye çalışıyor. Ve arkasına bütün batılı emperyalist güçleri alıyor. Buna karşın Filistin halkı durmak bilmez, hepimizi hayran bırakan bir direniş sergiliyor. Bu direnişi 7 Ekim'de çok इलेरी taşıdı फिलिस्तीन halkı। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, जो कि इसी तरह से सबूत और तमाम रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होगा। अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।